वेलकम टू माय चैनल गाइस। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे 7 ईयर वॉर के बारे में। 7 ईयर वॉर 1756 टू 1763 के बीच में हुआ था। इस वॉर को ग्लोबल ईयर वॉर भी बोला जाता है और 9 ईयर वॉर के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर आपकी किताबों में 756 की जगह 754 लिखा है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये वॉर एक्चुअल में 1756 से स्टार्ट हुई थी, लेकिन इस वॉर की शुरुआत 1754 में ही हो गई थी। सो बेसिकली इस वॉर का रीज़न था राइवलरी बिटवीन ब्रिटेन एंड फ्रांस, और ये वॉर एक जगह नहीं बल्कि मल्टीपल फ्रंट्स में देखी जा रही थी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 7 ईयर वॉर 9 साल पहले ही शुरू हो गया था। तो चलिए जानते हैं 9 साल पहले के कुछ इवेंट्स के बारे में, जैसे कि ऑस्ट्रेलियन वॉर ऑफ सक्सेशन। यूरोप में ऑस्ट्रेलियन राजा की डेथ के बाद दो कंटेंडर सामने आए थे। एक थी मारिया थ्रेसा, जिसको ब्रिटेन सपोर्ट कर रहा था। दूसरा था चार्ल्स एल्बर्ट, जिसको फ्रेंच सपोर्ट कर रहा था। सो दैट कि इनके कंटेंडर जीतने के बाद इनको कुछ पॉलिटिकल गेन्स मिल जाए और पूरे यूरोप में उनका एक पपेट स्टेट हो पाए। पर बाद में इस वॉर को ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपल के द्वारा रिजॉल्व कर दिया गया, जिससे दोनों के दोनों पार्टी बहुत ही ज़्यादा डिससेटिस्फाइड थे। तो चलिए जानते हैं कुछ एक्चुअल रीज़न जिसकी वजह से ये 7 ईयर वॉर हुई थी। सबसे पहला था हेजमनी। तो ब्रिटेन और फ्रांस दोनों के ही दोनों बहुत ज़्यादा पावरफुल होते जा रहे थे, और वो सिर्फ यूरोप में ही नहीं पूरे के पूरे वर्ल्ड में अपना इन्फ्लुएंस एंड डोमिनेंस को स्टैब्लिश करना चाहते थे। दूसरा रीज़न है कॉलोनीज। तो ब्रिटेन एंड फ्रांस दोनों के पास अपनी अपनी कॉलोनीज थी, जिन कॉलोनीज को उन्हें डिफेंड भी करना था अदर यूरोपियन इन्वेडर्स से। साथ ही साथ इनका इंटेंशन था कि ये अपनी कॉलोनीज को और एक्सपैंड भी करें। तीसरा है टेरिटोरियल एक्सपेंशन बियॉन्ड द प्लेंचर माउंट। तो ये मैं आपसे लेटर डिस्कस करूंगी। चौथा है इंडिया में हो रहा था थर्ड कार्नेटिक वॉर। पांचवा है ऑस्ट्रेलियन वॉर ऑफ सक्सेशन। साथ ही साथ वेस्ट अफ्रीका में भी सेनेगल को लेके डिस्प्यूट चल रहा था। और लास्ट है लॉजिस्टिक स्ट्रेटजी। तो चलिए अब एक एक करके डिस्कस करते हैं। बिफोर वी स्टार्ट, मैं आपको कुछ टर्म्स की मीनिंग समझाना चाहती हूँ, जैसे कि सेटलर्स। सेटलर्स वो लोग होते हैं जो बाहर से आते हैं और फॉरेन कंट्रीज को ऑक्यूपाई करके उसके रिसोर्सेज को यूज करते हैं। और दूसरा है अमेरिकन इंडियंस, नेटिव अमेरिकन एंड रेड इंडियंस। ये बेसिकली सेंट्रल अमेरिका के इंडिजिनियस पीपल होते हैं जो वहाँ के ओरिजिनल इनहेबिटेंट होते हैं। सो नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग, मैंने अमेरिका को अमेरिकन इंडियंस क्यों बोला? तो बेसिकली इसके पीछे एक स्टोरी है। पहले यूरोप में इस रूट से ट्रेड करा जाता था, लेकिन आफ्टर ओटोमान ने इस एरिया को कैप्चर कर लिया तो यूरोपियंस इंडिया की खोज में अल्टरनेटिव रूट ढूंढने लग गए। उनको इस रास्ते से इंडिया जाना था। क्रिस्टोफर कोलंबस ने गलती से यहाँ के बजाय इधर टर्न ले लिया और वो लैंड करे अमेरिका के लैंड पे। उन्होंने वहाँ के लोगों को इंडियन डिक्लेयर कर दिया, जो कि बाद में अमेरिगो नाम के एक मर्चेंट ने इस कंफ्यूजन को दूर करा और बताया कि ये अलग कॉन्टिनेंट है। बाद में इस कॉन्टिनेंट का नाम उन्हीं के नाम से अमेरिका रख दिया गया। तो ये सेंट्रल अमेरिका का मैप है। इस मैप में ये जो रेड वाला पोर्शन है, इसको ग्रेट ब्रिटेन ने ऑक्यूपाई कर लिया था, जिसको 13 कॉलोनीज के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो ब्लू वाला एरिया है, इसको फ्रांस ने ऑक्यूपाई कर रखा था। और ये ऑरेंज वाला पार्ट, ये स्पेन ने ऑक्यूपाई कर रखा था। तो ब्रिटेन और फ्रांस की कॉलोनीज के बीच की ये जो बाउंड्री है, यहाँ पे है एप्लेंचन माउंटेन। और इस तरफ रहने वाले सेटलर्स इस एप्लेंचन माउंटेन के बियॉन्ड बढ़ना चाहते थे। तो ये रफ मैप है सेंट्रल अमेरिका का। ये वाला जो पार्ट है ये ब्रिटेन का है। पूरा सेंट्रल अमेरिका फ्रांस का है। ये थोड़ा सा पार्ट स्पेन का है, इधर भी थोड़ा स्पेन का पार्ट है। और जस्ट नीचे सेंट्रल अमेरिका के ये कुछ आइलैंड्स है, जो कि शुगर आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आइलैंड्स बहुत ज़्यादा रिच एंड ल्यूक्रेटिव माने जाते थे। और इस आइलैंड को ऑक्यूपाई किया था फ्रांस एंड स्पेन, और थोड़ा बहुत ब्रिटेन के पास भी है। तो ब्रिटेन बहुत रैपिडली ग्रो कर रहा था, जो कि कहीं ना कहीं स्पेन और फ्रांस को कंसर्न कर रहा था कि कहीं वो ये शुगर आइलैंड्स को कैप्चर ना कर ले। और ये शुगर आइलैंड स्पेन
और फ्रांस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। तो चलिए बात करते हैं एप्लेंचन माउंटेन की। ये है एप्लेंचन माउंटेन जो ये, और यहाँ जो ब्रिटेन के सेटलर्स रहते थे वो चाहते थे कि उनकी टेरिटरी, उनकी कॉलोनी थोड़ी और एक्सपेंड हो बियॉन्ड द एप्लेंचस माउंटेन, बिकॉज रेंट पे रह रहे थे और कहीं ना कहीं चाहते थे कि अगर थोड़ी टेरिटरी एक्सपैंड हो जाएगी तो शायद वो अपने खुद के घर में रह पाएंगे, जो कि थ्रेटन कर रहा था फ्रांस की टेरिटरी को। अब चलिए जानते हैं वेस्ट अफ्रीका के बारे में। तो यहाँ अफ्रीका में ये छोटा सा पार्ट सेनेगल का है और इसी सेनेगल की वजह से ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में हमेशा डिस्प्यूट रहता था। अब देखते हैं आखिरी लॉजिस्टिक स्ट्रेटजी। तो सपोज ये है यूरोप और यहाँ पे फ्रांस है और यहाँ पे प्रशिया है। ब्रिटेन ने फ्रांस को इंगेज रखा प्रशिया के साथ कॉन्फ्लिक्ट में और वो प्रशिया को फंड कर रहा था एमुनेशन एंड वेपन के थ्रू। तो जितने में फ्रांस इंगेज था प्रशिया के साथ कॉन्फ्लिक्ट में, तो इतने में ब्रिटेन अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग कर रहा था, नेवल पावर बढ़ा रहा था और साथ ही साथ और ट्रेन कर रहा था अमेरिका के इंडियंस को, सो दैट वो अमेरिका में भी अपनी आर्मी को तैनात कर दे, जिससे उसके पास डबल आर्मी हो जाएगी। जबकि स्पेन एंड फ्रांस अपनी खुद की आर्मी में डिपेंड थे। तो जितने में स्पेन एंड फ्रांस की आर्मी यूरोप से आती, ब्रिटेन ने इतने टाइम का फ़ायदा उठा के वॉर छेड़ दी अगेंस्ट फ्रांस एंड स्पेन में और ऑक्यूपाई कर लिया पूरा सेंट्रल अमेरिका, बट एक्सेप्ट शुगर आइलैंड को, सो दैट स्पेन एंड फ्रांस इन फ्यूचर और ग्रो ना करे और एक लॉन्ग टर्म पीस मेंटेन रहे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये वॉर कई फ्रंट्स में देखी जा रही थी। तो हमारे इंडिया में हो रहा था थर्ड कार्नेटिक वॉर बिटवीन ब्रिटेन एंड फ्रांस। ये वॉर बेसिकली इंडिया के ट्रेड मोनोपोली को लेके चल रही थी, जिसमें ब्रिटेन विक्टोरियस हो जाता है और वो फ्रांस को पूरी तरीके से वाइप आउट कर देता है। तो चलिए अब जानते हैं कुछ अल्टीमेट रिजल्ट के बारे में। और हर फ्रंट में ब्रिटेन ब्रिटेन विक्टोरियस रहा है। तो इस वॉर को एंड कर दिया गया ट्रीटी ऑफ पेरिस 1763 के थ्रू, जिसका एंड रिजल्ट ये था कि स्पेन एंड फ्रांस को रिटेन रखा कैरेबियन सी में। दूसरा, फ्रांस को स्टिल कंटिन्यू रखा गया कि वो इंडिया में अपनी फैक्ट्रीज खोल सकता है, बट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ब्रिटिश। और सेंट्रल अमेरिका को पूरा ऑक्यूपाई कर लिया ब्रिटिशर्स ने। चलिए जानते हैं अब इस पूरी कहानी में एट लास्ट क्या इम्पैक्ट रहता है। 1750 ऑनवर्ड्स ब्रिटेन इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू कर देता है, जिसकी वजह से ब्रिटेन की नेवी वर्ल्ड में सुपर नेवल पावर हो जाती है। तीसरा, फिजिकल प्रेशर। तो 7 ईयर वॉर की वजह से ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने बहुत सारा भारी भरकम लोन लिया था अपने लोगों से, जिनको उसको लौटाना था। इसलिए उन्होंने ऑपरेस्ट करना शुरू कर दिया अमेरिकन इंडियंस को, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होगा और जितना भी लोन उन्होंने उसे जल्द से जल्द रिकवर कर पाएंगे, जिसके रिजल्ट शुरुआत हो जाती है अमेरिकन रेवोल्यूशन की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।